जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, इस विषय पर प्रतिदिन आप हम सब चिंतन भी कर रहे हैं और कुछ प्रयोगों को भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन अपना है, जीवन सबसे प्रिय है, इसलिए जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यही जीवन प्रबंधन है। पर जीवन के विविध पहलुओं को जब तक हम प्रबंधित नहीं करेंगे तब तक समग्र जीवन का प्रबंधन नहीं हो सकता। और इसी लक्ष्य से जीवन के डिफरेंट फेजेस को पहले अलग अलग देख करके उनके लिए अलग अलग मैनेजमेंट पॉलिसी बना करके फिर उनको आपस में इंटीग्रेट करके जोड़ करके उनका प्रबंधन किया जा सके, इस मूल प्रणाली को लक्ष्य में लेकर के हम जीवन के डिफरेंट फेजेस को मैनेज करने के लिए नीतियां बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ नीतियां बनेंगी, नीतियों का प्रयोग किसको कितना करना है, किस क्रम से करना है, किस गति से करना है, ये सब व्यक्तिगत मामला है। उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। अपने जीवन की परिस्थिति देख करके यहाँ बताई गई नीतियों का प्रयोग आपको जीवन में अपने अपने परिस्थितियों के आधार पर करना है। कल तक हमने सुबह के इस सत्र में शिक्षा प्रबंधन यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट इस विषय को समझने का प्रयत्न किया। आज से एक अगला विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, शरीर प्रबंधन यानी कि बॉडी मैनेजमेंट। बीच की जगह को बढ़ते हैं, खाली जगह नहीं रखनी, जहाँ भी जगह खाली है उसको भर करके और आप आगे बढ़ते हैं। मैंने भी कुछ आगे बढ़े हैं थोड़ी सी। शरीर प्रबंधन वास्तव में शरीर को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। शास्त्र कहते हैं, विज्ञान कहता है कि जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है ये दुनिया का सर्वोत्तम शरीर है। इस सर्वोत्तम शरीर का सर्वोत्तम सदुपयोग तब हो सकता है जब हम इसकी देखरेख बराबर कर सकेंगे। यदि हमने इसकी देखरेख में त्रुटि कर दी तो ऐसा भी हो सकता है ये सर्वोत्तम साधन जो हमको मिला है ये तो हमारा सहयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें यानी हमारी आत्मा को इसकी गुलामी करना पड़ेगी और इसको ढोते हुए अपना जीवन यापन करना होगा। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आत्मा को शरीर की गुलामी करना पड़े। उसके लिए आवश्यक है कि हम जब शरीर स्वस्थ है तब भी उसकी देखरेख कर लें, और यदि शरीर अस्वस्थ हो गया है तो उसके लिए भी उसके प्रति विशेष जागरूक हो जाएं, जिससे कि शरीर में आई हुई अस्वस्थता वापस स्वस्थता में बदल जाए और हम अधिक से अधिक इस उत्तम साधन का सदुपयोग कर सकें। ये हमारा शरीर प्रबंधन का लक्ष्य है। एक मनुष्य यूं देखा जाए तो दुनिया का सबसे समझदार प्राणी है, उसके बावजूद कभी कभी ऐसी गलतियां करता है जो वास्तव में इसको करना तो दूर की बात है, इसके लिए एक शर्मिंदगी की बात होती है, एक हास्यास्पद बात हो जाती है। उन्हीं गलतियों में से एक गलती हमारी ये चलती रहती है कि हम शरीर के माध्यम से धन पाना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से वैभव अर्जित करना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से पद और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से बाहरी विकास करना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से जीवन पूरा यापन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। और शरीर की उपेक्षा करने पर इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा तक ये बर्दाश्त करता है अपनी उपेक्षा, और उसके बाद में भी उपेक्षा चलती रहती है तो कहीं ना कहीं शरीर फिर विसंगतियां पैदा कर देता है। कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है जिसके कारण से हम कहते हैं कि अब शरीर चुस्त नहीं रहा, दुरुस्त नहीं रहा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आज जितनी तेजी से अपन सुनते हैं, देखते हैं कि मॉल संस्कृति बढ़ रही है, होटल संस्कृति बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से हॉस्पिटल संस्कृति बढ़ रही है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास पूरे पेशेंट्स देखने का समय नहीं होता। अंदर ही अंदर कई डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमें रेस्ट मिले, लेकिन रेस्ट नहीं मिलता। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार घर आने के बाद वो चाहते हैं कि अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन रात में भी 4 बार जगना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है? तो उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति धन के प्रति जितना जागरूक हुआ है, भोगों के प्रति जितना जागरूक हुआ है, बाहरी दिखावे के प्रति जितना जागरूक हुआ है, उतना शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहा। इसलिए शरीर प्रबंधन की आवश्यकता आज के युग की मांग हो चुकी है।
शरीर प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका एक बहुत सटीक उदाहरण अपन देखने का प्रयत्न करते हैं। एक दंपत्ति थी, दंपत्ति में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, दोनों लड़के, छोटा सा परिवार था। परिवार अपना जीवन बिता रहा था। परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, और प्रॉब्लम इतनी सी थी कि पत्नी बार बार बीमार हो जाती थी। पति भी उसके कारण प्रॉब्लम में आते थे, पति की जो वर्किंग थी वो भी डिस्टर्ब होती थी, बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे, और पत्नी स्वयं तो डिस्टर्ब रहती थी। पर प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि सॉल्व नहीं होती थी, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती थी, फिर वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। शरीर में रोग आता था, रोग चले जाता था, फिर रोग आ जाता था, इस प्रकार का क्रम चलता रहता था। कुछ बीमारियां ऐसी होती, कभी कभी हमें पता नहीं पड़ता, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बुखार आदि की दवाई ले लेते हैं, ऐसा लगता है ठीक हो जाएंगे, पर कुछ समय के बाद वापस अंदरूनी प्रॉब्लम फिर इन्फेक्शन पैदा करती है और वापस प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा तो अपन कई बार सुनते हैं, पर उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पता था मेरी बीमारी भी क्या है और इसका इलाज भी क्या है और इसके लिए प्रिवेंशन भी क्या है, सब कुछ पता था। नहीं पता हो तो फिर अपने को तरस आएगी उन पर, लेकिन सब कुछ पता था। पर स्थिति कैसी थी कि उनके पतिदेव ने बताया, वो तो बता नहीं पाए कि महाराज साहब, मेरी पत्नी जो है, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इनको दमे की प्रॉब्लम है, इनको मोटापे की प्रॉब्लम है, इनको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स एक ही शरीर में आ गई। तो आप क्या करते हैं? नहीं, वैसे मेरे एक फैमिली डॉक्टर है और उनकी दवाई बिल्कुल लागू होती है इन पर, तो फिर ठीक क्यों नहीं रहती? नहीं, ठीक तो हो जाती है, फिर बीमार हो जाती है। तो आखिर कारण क्या बनता है? कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर कैसे बताऊं? बताना तो पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी है कि जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, उनका क्लिनिक बिल्कुल एक चौराहे पर है, और लगभग ऐसी स्थिति आती है हमारी, एक रेगुलर वे में इनके यहाँ जाना पड़ता है। हर सोमवार को लगभग मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तो उनसे बोला, ऐसा भी होता है कि वार भी फिक्स है? बोले हाँ, वार भी फिक्स है, लगभग सोमवार नहीं तो मंगलवार तक तो हो ही जाता है। अच्छा, फिर क्या कब तक चलती रहती है? बोले बस गुरुवार तक ठीक हो जाती है, अधिक से अधिक शुक्रवार तक चलती है, शुक्रवार तक तो बिल्कुल हेल्दी हो जाती है, वापस व्यवस्थित हो जाती है। तो उनसे बोला, फिर ये शुक्रवार और शनिवार और रविवार को ऐसा क्या होता है कि सोमवार को तबीयत खराब हो जाती है? बोले शुक्रवार शनिवार को तो कुछ विशेष नहीं होता, लेकिन रविवार ऐसा होता है कि उसमें गड़बड़ पैदा हो जाती है। क्या होती है? तो बोले जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वो बिल्कुल घर के पास नहीं है, और ठीक उसके पास एक चाट की दुकान है। तो जब सोमवार से लेकर गुरुवार तक पत्नी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर जाती है, तो उसकी बार बार इच्छा होती है कि चाट की दुकान पर जाऊं, लेकिन जा नहीं सकती। पर जब शुक्रवार को ठीक हो जाती है, तो फिर वो रह भी नहीं पाती, रुक भी नहीं पाती, और रविवार को मेरे से नहीं चाहते हुए उसको ले जाती है और चाट खाती है, पेट खराब करती है, एसिडिटी बढ़ाती है और फिर तबीयत खराब कर लेती है। ये उसका क्रम चलता रहता है। अब हर सप्ताह इलाज होता है, हर सप्ताह ठीक होती है, हर सप्ताह बीमार हो जाती है। आप बताइए कि आखिर कौन मजबूर कर रहा है उसको कि वो चाट की दुकान पर जाए और अशुद्ध आहार खाए, अनशन आहार खाए और अपने आप को बीमार करे, जबकि उसको पता है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया। इसका एकमात्र कारण है कि जितना हम स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए उतने नहीं है, और उसके पीछे कारण ये नहीं कि हम साधना में रहते हैं। साधना के लिए स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाए तो कोई गलत बात नहीं है। ऐसे भी साधक हुए जिन्होंने स्वास्थ्य को अनदेखा करके साधना में अपने आप को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो छोटे लक्ष्य की उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन साधना के लिए स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की उपेक्षा है। ये खतरनाक चीज है। स्वास्थ्य के खातिर व्यक्ति स्वास्थ्य को भूल जाता है, एक जीवन के खातिर पूरे शरीर को भूल जाता है, एक क्षण के सुख के लिए कई दिनों तक बीमार रहना पसंद करता है। तो ये वास्तव में बहुत हास्यास्पद बात है।
हम में से सब लोग जानते हैं कि जो ठेले पर गुपचुप बिकता है, गुपचुप बोलते हैं क्या बोलते हैं, पानी बताश, पानी पूरी, तो वो जो बिकता है तो कैसे बनता होगा? क्या तो पानी उपयोग में आता होगा, क्या उसमें आलू डलता होगा, क्या उसमें मसाला डलता होगा, कैसी दाल रहती होगी, क्या मालूम कैसा? मतलब उसको अपन व्याख्या नहीं कर सकते कि कई बार बनते हुए भी दिखते हैं। झुग्गी झोपड़ी में व्यक्ति बनाता है तो कई बार गटरों का पानी भी डलता है उसमें, ऐसी भी स्थिति। जिन बर्फ को अपन खाते हैं, सफेद सफेद बर्फ है, बिल्कुल स्नो व्हाइट दिख रहे हैं, और वो गर्मी में ही उपयोग में आ रहे हैं, और गर्मी में पानी नहीं मिलता तो व्यक्ति लाएगा कहां से? तो कहीं गटरों का पानी इकट्ठा करेगा और उसमें से कुछ फिल्ट्रेशन करेगा और उसका उपयोग करेगा। 15-15, 20-20 दिन तक टंकियां भरी रहती है और उसके उनमें से पानी का उपयोग किया जाता है। अपने घर की टंकी में 4 दिन यदि पानी रह जाए तो उसमें कीटाणु लटे पैदा हो जाती है। ये सब जानते हुए भी हम सिर्फ स्वाद के खातिर, रूप के खातिर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। और बीमारी ऐसी भी नहीं है कि एक बार आती है और चली जाती है। कई बार बीमारी आने से, दवाइयां लेने से हमारी इम्यूनिटी बहुत खत्म हो जाती है और धीरे हम बीमार होने के आदी हो जाते हैं। ये स्थितियां भी आती है। तो इन सब तकलीफों से बचना है तो हमें कहीं ना कहीं जागृति बढ़ाना होगी कि हम अपनी लाइफ को लंबा तो नहीं कर सकते, पर हम खुद होकर के अपने शरीर को बिगाड़ने का प्रयत्न भी न करें। खुद होकर के हम असाता वेदनी के उदय से नहीं बच सकते। असाता वेदनी का उदय जब आना है तब आएगा, लेकिन हम खुद होकर के ऐसे कर्म न करें कि शरीर को बिगड़ना पड़े। पुण्य का उदय हमें नहीं पता, लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है ये हमें पता है। हमें कोशिश इतनी करना है कि हमारा पुरुषार्थ सही हो। जैसे दुकान पर जाना आपका कर्म है, आपका पुरुषार्थ है, वो आप कर लीजिए। ग्राहक को लाना और ग्राहक को माल बेच पाना ये आपके बस की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की देखरेख व्यवस्थित कर लें, उसके बाद फिर असाता वेदनी या साता वेदनी जिसका उदय होगा वो पैसा होगा, लेकिन खुद होकर के अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारे। इसी का नाम क्या बनेगा? शरीर प्रबंधन, बॉडी मैनेजमेंट। इस विषय को कुछ दिन तक अपन लेंगे। चिंतन कीजिएगा हमारे जीवन में, खान पान में, रहन सहन में, सोने उठने में क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं, अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं, उनको अपन सुधारने का प्रयत्न करें। क्योंकि शरीर हमारा है और हम कह सकते हैं कि जीवन में सबसे प्यारा शरीर है। तो फिर जब सबसे प्यारा है तो इसका हम देखभाल भी करें, ये हमारा दायित्व बनता है। और देखभाल होगी तो हम साधना कर सकेंगे, हमारा अंतिम लक्ष्य है। शरीर की देखरेख करके शरीर को मोटा ताजा करना, शरीर को प्रदर्शन का विषय बना देना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। शरीर की देखरेख करके शरीर रूपी साधन का इस प्रकार से हम देखरेख कर लें कि जिससे कि इस साधन का उपयोग हम अपनी साधना में कर सकें और इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यह हमारा लक्ष्य। तो उसके लिए चलते हैं अपन शरीर प्रबंधन में। सबसे पहले समझने का प्रयत्न करते हैं कि जिसका प्रबंधन करना है वो है क्या और कैसा। शरीर क्या है और शरीर कैसा है। शरीर एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जानने की जिज्ञासा मनुष्य में सदा से रही है। हर काल में, हर युग में मनुष्य जिज्ञासा रखता है कि शरीर कैसा है, कैसा इसका वर्किंग है, कैसा इसका मैकेनिज्म है और किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए। इसी चलते कई प्रकार के शास्त्र बन गए, चिकित्सा शास्त्र बन गए, या यूं कहें कि कई प्रकार के विज्ञान बन गए, शरीर विज्ञान, जो कि आज अपने सामने उपलब्ध है। सर्वप्रथम तो अपने सामने प्राचीन काल से देखें तो कौन सा विज्ञान है? तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद काफी पुराना है, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा शास्त्र हमारे सामने लेटेस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आधुनिक शरीर विज्ञान, मेडिकल साइंस, ये भी हमारे सामने उपलब्ध है। इसके अलावा एक तीसरा शास्त्र और है जिसको शायद हमने आज तक सुना भी नहीं होगा और जाना भी नहीं होगा। एक जैन शरीर विज्ञान भी है, जैन शरीर विज्ञान भी है, जिसके बारे में सामान्यतः नहीं समझा जाता। पर जैसे आयुर्वेद वेदों में रहा,
उसी प्रकार से कल्याण कारक करके एक ग्रंथ हुआ जो जैन कम्युनिटी में लिखा गया और वो आज उपलब्ध है। जैसे आयुर्वेद में सब चीजें बारीकी से बताई गई, उसी प्रकार से कल्याण कारक में भी बहुत सारी चीजें बारीकी से बताई गई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारे सामने 3 मुख्य स्रोत हैं शरीर को जानने के। एक है आयुर्वेद, दूसरा है आयुर्विज्ञान या आधुनिक शरीर विज्ञान, और तीसरा है जैन शरीर विज्ञान। शरीर की संरचना कैसी होती है हम इसको क्रमशः जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जैन शरीर विज्ञान के आधार पर। जैन शरीर विज्ञान शरीर को किस प्रकार का बताता है। तो सबसे पहले जैन शास्त्र प्रारंभ करता है कि इस संसार में जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, अनेकानेक ग्रह हैं जहां पर जीवन चल रहा है। और आज मेडिकल साइंस मानता है कि 10 to the power 10 टाइम्स, मतलब 1 के आगे 10 शून्य लगा दें तो इतनी संख्या में ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन है। इन टोटलिटी 10 to the power 20 इतनी जगह ग्रह हैं, इतने ग्रह हैं इस दुनिया में, और उनमें से ऐसा माना गया कि 10 to the power 10 में एक जगह भी यदि जीवन मान लें तो कितनी जगह जीवन हो जाएगा? तो 10 to the power 10 स्थानों पर जीवन हो जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, 1 के आगे 20 शून्य लगा दें, इतने ग्रह हैं इस दुनिया में, ऐसा आज का आधुनिक विज्ञान मानता है अनुमानित तौर पर। 1 के आगे 20 शून्य लगा दें, इतने ग्रह हैं। उनमें से अनुमान है कि 1 के आगे 10 शून्य लगा दें, इतने ग्रहों में से सिर्फ एक जगह भी यदि जीवन मान लिया जाता है तो नेट 1 के आगे 10 शून्य लगा दें, इतने जीवन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में। तो अपन ये नहीं मान सकते कि सिर्फ इस पृथ्वी पर जीवन है, जीवन तो अनेक जगह है। यहां जो जीवन चल रहा है इतनी जगह, और जैन शास्त्र बोलता है कि जीवन ठूस ठूस के भरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड। सूक्ष्मता के आधार पर देखें, इतनी जगह जो जीवन चल रहा है, इन जीवन में हर जीव के पास अपना अपना शरीर। ये शरीर 5 प्रकार के हो सकते हैं, सिर्फ नाम के तौर पर जान लें। एक को कहते हैं औदारिक शरीर। औदारिक शरीर जो शरीर मनुष्य को प्राप्त है, पशुओं को भी प्राप्त है, चींटी, कीड़े मकोड़े इन सबको प्राप्त है, पेड़ पौधों को भी प्राप्त है। इस शरीर को बोलते हैं औदारिक शरीर। दूसरा शरीर होता है वैक्रीय शरीर। एक ऐसा भी जीवन है जिसको हम स्वर्ग का जीवन या नरक का जीवन कहते हैं। वहां रहने वाले जीवों के पास जो शरीर है उसको बोलते हैं वैक्रीय शरीर। ये 2 मुख्य शरीर हैं, एक औदारिक और दूसरा वैक्रीय। अपन समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर अभी वर्तमान में कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। लेकिन जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिसे हम नरक कहते हैं, वहां पर जो शरीर है वो वैक्रीय शरीर। एक तीसरा शरीर और होता है जिसे बोलते हैं आहारक शरीर। आहारक शरीर ये किसी किसी मुनिराज को होता है। उनके पास औदारिक शरीर तो होता ही है, पर एक और शरीर